राहुल गांधी 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 राहुल गांधी। मित्रों, जिस राहुल गांधी को सब पप्पू पप्पू कहते थे, पप्पू आपके लिए मैं पप्पू हूँ। आज उसी राहुल गांधी को इतना पसंद कैसे करने लगे? देखिए मित्रों, राहुल गांधी का ये पप्पू नहीं अगला पीएम हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो बड़ा कमाल। लेकिन क्या उनका ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें सच में इस देश का अगला पीएम बना पाएगा? देखिए मित्रों, ब्रूटली ऑनेस्ट सीरीज में हम आपके आगे सारा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं, वो भी बिना बायस्ड हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले ये जानना होगा कि राहुल गांधी, जिन्हें सब पप्पू बोलते थे, उनको इतना पसंद कैसे करने लगे, और इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। 19 जून 1970 भारत के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था राहुल गांधी। उस वक्त उनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, पिता राजीव गांधी, माँ सोनिया गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू, ये सब नाम इंडियन पॉलिटिक्स के इतिहास के सबसे बड़े चेहरे थे। लेकिन पावर और प्रिविलेजेस के बीच में राहुल का बचपन आसान नहीं था। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आए जिन्होंने उनके दिल पर गहरी चोट पहुंचाई। 1984 वो साल जब इंदिरा गांधी गोलियों की बारिश में शहीद हो गई। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by two of her own bodyguards. राहुल गांधी के लिए दुनिया पल भर में बदल गई, और फिर कुछ ही सालों बाद उनके पिता राजीव गांधी भी आतंकवाद के हिंसा के शिकार बन गए। एक बच्चा जिसने कम उम्र में अपने दोनों बहुत करीबी लोगों को खोया, एक दादी एक पिता। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिक्योरिटी रीजंस के चलते 1984 के बाद राहुल की स्कूलिंग घर पर ही कराई गई। कॉलेज की शुरुआत उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से की। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए राहुल अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। लेकिन ज़िंदगी ने फिर से एक कठिन मोड़ लिया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने राहुल को ऐसा झटका दिया कि इस सदमे के बाद उन्होंने हार्वर्ड की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। साल 1994 उन्होंने रोलिन कॉलेज फ्लोरिडा से ग्रेजुएशन की। फिर 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूके से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। पढ़ाई के बाद भी राहुल ने तुरंत पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखा। पहले राहुल ने यूके की एक कंसल्टिंग फर्म में काम किया और फिर भारत लौटकर मुंबई में एक कंपनी स्थापन करने में योगदान दिया। लेकिन 2004 वो साल था जब राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत की, एक नई सोच, एक नई पहचान और एक नई कहानी के साथ। राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा, वही क्षेत्र जहां से उनके पिता राजीव गांधी भी हमेशा चुनाव जीते थे। सबको लग रहा था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए राहुल गांधी ने पहला कदम सियासत में रखा और जीत भी हासिल की। इसी के बाद राहुल की असली पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत होती है। 2007 में राहुल को यूथ कांग्रेस और NSUI का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। राहुल ने यहाँ यूथ को जोड़ना अपना मिशन बना लिया। उन्होंने मेंबर्स सिर्फ 2 लाख से बढ़ाकर करोड़ों तक पहुँचा दिए। एक साइलेंट रेवोल्यूशन जिसे लोगों ने राहुल गांधी यूथ वेव कहा। 2009 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने 206 सीटें जीती और मानते हैं कि राहुल के यंग कनेक्शन ने जीत में बड़ा योगदान दिया। उसके बाद राहुल को 2013 में कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, लेकिन सफ़र आसान नहीं था। मीडिया ने उनकी हर छोटी से छोटी गलती को हेडलाइन बना दिया। देखो, यहाँ पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। कभी राहुल की स्पीच में हेजिटेशन, कभी मिस कोट्स, आलू से सोना बनाना जैसी स्टेटमेंट वायरल होने लगी। वहां मैं मशीन लगाऊंगा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। उनकी इमेज पर एक तानों और मीम का दौर चालू हो गया। फिर आया 2014, एक नया दौर भारत की पॉलिटिक्स का। नरेंद्र मोदी की चाय वाला वर्सेस शहजादा नैरेटिव ने देश भर में हवा बदल दी। शाहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है।
कांग्रेस 206 सीटों से गिरकर सिर्फ 44 सीटों पर यानी कि 44 सीटों पर आ गई थी। राहुल अपनी सीट जीत गए थे पर पार्टी हार गई थी और लोगों ने पार्टी की हार को राहुल की पर्सनल हार बता दिया। 2019 में हालत और कठिन हो गई। राहुल गांधी अमेठी सीट से भी हार गए। ये वही सीट थी जहां से आज तक कांग्रेस नहीं हारी थी। उनकी इमेज पर पप्पू का टैग लग गया था। ऑपोजिशन उन्हें पप्पू नाम से बोलने लगा था। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। फिर राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया और पब्लिक लाइफ से थोड़ा दूर हो गए। Party Rahul Gandhi has officially quit. He posted on Twitter, Mr. Gandhi took responsibility for the party's humiliating election defeat in May. लोगों को लगा राहुल का चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मित्रों, क्या आप सबको याद है राहुल गांधी ने 2022 सितंबर के महीने में अनाउंस किया था कि वो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, जिसमें वो 370 किलोमीटर चलने वाले हैं, वो भी पैदल। मित्रों, राहुल गांधी ने बताया था कि इस यात्रा के दौरान वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे। इस यात्रा को करने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे, जैसा कि आप इधर पढ़ सकते हैं। लेकिन इस यात्रा को करने का रीज़न राहुल ने खुद बताया था। उन्होंने बताया था कि वो इस यात्रा के दौरान सबसे मिलना चाहते हैं और सबको प्यार बांटना चाहते हैं। सबको पहले राहुल की ये चीज़ मजाक लग रही थी। इवन किसी भी मीडिया हाउस ने इस चीज़ को कवर तक नहीं किया। सबको लग रहा था कि राहुल गांधी तो पप्पू हैं, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन कमाल तो तब हुआ जब राहुल ने ये यात्रा शुरू की और लोग इनसे जुड़ने लगे। ये यात्रा कंप्लीट होने के बाद एक रिपोर्टर राहुल से उनके सडन ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन पूछते हैं और कहते हैं कि आप पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। इसके जवाब में राहुल कहते हैं, जिस राहुल गांधी को आप जानते हैं उसको मैंने मार दिया। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। राहुल की स्टेटमेंट ने उनकी इमेज पर काफी इम्पैक्ट डाला। सबको लगने लगा कि राहुल अब सच में मैच्योर हो गए हैं। लोगों में राहुल की चर्चा होने लगी। इवन हमारे देश के बड़े बड़े एजुकेटर्स तक ने भी राहुल की तारीफ करनी स्टार्ट कर दी कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। दूसरा कोई आदमी अगर इतना बार हारता तो उसी की पार्टी वाले लोग उसको साइड कर दिए रहते। इसके बाद होना क्या था, राहुल गांधी एक के बाद एक मुद्दे उठाते गए। बीजेपी और मोदी के बारे में बोलने लग गए। राहुल ने बोला कि मोदी, ये बड़े बड़े लोग जैसे अंबानी और अडानी मोदी की वजह से बड़े हुए हैं। मोदी का प्लान बड़े लोगों को और बड़ा करने का है, ना कि छोटे लोगों को ग्रो कराने का। कोविड आता है, आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ। अदानी को कहते हैं पैसा गिनो। नोटबंदी वाले प्रधानमंत्री ने बोला कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं, तो आपने उन पर सीबीआई ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? और नरेंद्र मोदी की पार्टी कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। ये वो समय था जब राहुल की आवाज पेड मीडिया दबाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी राहुल की आवाज लोगों तक पहुंच रही थी। फिर आता है 2024। कांग्रेस को 2014 और 2019 से भी डबल सीटें मिलती है। कांग्रेस को 2024 में कुल 99 यानी कि 99 सीटें मिलती है। और कमाल बात यह है कि बीजेपी, जो कि 400 पार का इतना हाइप क्रिएट कर रही थी, उनको 250 सीटें भी नहीं मिली थी। फिर राहुल ने एक स्टॉक मार्केट का मुद्दा उठाया, ये बोलते हुए कि मोदी और अमित शाह ने लोगों को गलत इन्फ्लुएंस किया है स्टॉक्स परचेज करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो स्टॉक्स क्रैश कर गए। लेकिन भारत में स्टॉक मार्केट का यूजेज और नॉलेज जनरली काफी कम है बाकी देशों से, इसलिए राहुल का ये मुद्दा इतना नहीं चला। लेकिन इसके बाद आता है एक ऐसा मुद्दा जो कि राहुल और बीजेपी दोनों की इमेज को चेंज करके रख देता है। वो था वोट चोरी। राहुल ने मीडिया, प्रेस और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बताया कि कैसे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन वोट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। लेकिन ये मुद्दा ज्यादा बड़ा जब बना जब राहुल के एलिगेशंस का मोदी और इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। जब राहुल वोट चोरी जैसा बड़ा मुद्दा देश के सामने लेके आते हैं तो लोगों को उनकी बात पर विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि बीजेपी
या इलेक्शन कमीशन, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था इस चीज का। वोट चोरी के मुद्दे से ओपोजिशन यानी कांग्रेस को काफी फायदा हुआ। 2025 के बिहार इलेक्शन से पहले वोट चोरी का मुद्दा हर गली हर चौक पर डिस्कस हो चुका था। सेंट्रल गवर्नमेंट तक को लगने लगा था कि राजनीति की हवा अब बदल रही है और ये वोट चोरी का मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट तक को गिरा सकता है। इसके डर से सितंबर 2025 में बिहार इलेक्शन से ठीक पहले पीएम मोदी ने एक योजना अनाउंस कर दी, जिसमें उन्होंने 75 लाख यानी कि 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। एक ही दिन में 7,500 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ एक ही डर से कि कहीं लोग वोट चोरी की बात से इन्फ्लुएंस होकर किसी और पार्टी को वोट न दे दें। और अगर आप सोच रहे हैं कि बीजेपी का डर इस स्कीम से कम हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी 2 अक्टूबर को सेम स्कीम के अंडर 25 लाख यानी कि 25 लाख और महिलाओं के खातों में 10,000 ट्रांसफर किए। फिर 5 अक्टूबर को वापस 21 लाख और महिलाओं के अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर किया गया। मित्रों, अगर सोर्स की माने तो टोटल अभी तक 12,100 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। आप अमाउंट देखकर ही बता सकते हैं कि बीजेपी पर राहुल गांधी के वोट चोरी एलिगेशन से कितना इम्पैक्ट पड़ा है। जहां दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे वोट रेवड़ी कहा। इवन प्रियंका गांधी ने बिहार में रैली करके बोला कि पैसे ले लो पर वोट अपनी मर्जी से देना। ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी? 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? ये पहले क्यों नहीं किया? और 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना, समझदार है। वोट चोरी के आरोप और पब्लिक के दिल में बदलता भरोसा। राहुल ने अपनी आवाज से एक नई लड़ाई शुरू की है। अब सवाल ये नहीं है कि राहुल ने कितनी रैलीज की या कितने किलोमीटर तक पैदल चले। सवाल ये है कि क्या लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। भारत की राजनीति हर दौर में बदलती रहती है, पर हर दौर एक नया सवाल जरूर छोड़ जाता है। इस बार भी एक सवाल है, क्या राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आप अपनी सोच कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज ब्रूटली ऑनेस्ट के फर्स्ट एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे सोच अनफिल्टर्ड में किसी एक नई सोच के साथ।